नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपनी। आज की इस क्लास में चर्चा होगी कहानी पर, जो कि विगत वर्षों में जितनी भी मतलब परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो कहानी से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी आई हुई है, तो आज उन पर चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी तो क्या थी? ग्राम। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ग्राम नाम की कहानी लिखी थी, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और यह मतलब सबसे पहले जो इंदु पत्रिका है उसमें इसका मतलब ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर अगला सवाल है, नगर बधुए अखबार अखबार नहीं पढ़ती कहानी है तो अनिल यादव की। देखिए, जो ये इनकी कहानी है नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती, तो 1 जनवरी 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, फिर अगली है, डायरी की नीरस पृष्ठ कहानी है इलाचंद जोशी की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। कब प्रकाशित हुई थी डायरी के नीरस पृष्ठ? 1950 में, और किसकी है? इलाचंद जोशी की है। ठीक है, फिर अगला है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए, यह इनका जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इनका ये पहला कहानी संग्रह है जो कि 2000 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, जिहाद कहानी के लेखक हैं तो गोविंद मिश्र हैं। देखिए, जो जिहाद कहानी है गोविंद मिश्र की, वह 1970 ईस्वी में आई थी, और जिहाद नाम से ही एक कहानी आपके प्रेमचंद की है। ठीक है, तो जो प्रेमचंद ने कहानी लिखी है जिहाद नाम की, वह 1928 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, जो कि उनके जो सोजे वतन कहानी संग्रह है उसमें शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिहाद नाम से एक कहानी गोविंद मिश्र ने 1970 में लिखी है, और जिहाद नाम से ही एक कहानी प्रेमचंद की है जो कि 1928 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोविंद मिश्र की है। ठीक है, जिहाद। फिर अगला है, उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है तो कौन नहीं है? अमरकांत नहीं है। देखिए, यहाँ क्या है कि उत्तराखंड से, यहाँ उत्तराखंड का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड का साहित्य है, साहित्य क्षेत्र है, उससे संबंधित ये कथाकार नहीं है, तो अमरकांत नहीं है। तो देखिए, जो उत्तराखंड साहित्य से कौन कौन से कथाकार मतलब संबंधित थे, तो उसमें से कुछ लोग का नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा। आपके सुमित्रा नंदन पंत हो गए, हिमांशु जोशी हो गए, मंगलेश हो गए, और लीलाधर जगूड़ी हो गए, शैलेश मटियानी, तो ये सब आपके उत्तराखंड साहित्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर अगला सवाल है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार हैं तो कौन है? यशपाल हैं। फिर अगला सवाल है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं तो कौन है? कमलेश्वर हैं। देखिए, समांतर कहानी आंदोलन, तो ये क्या है कि देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था समांतर कहानी का, तो इस कहानी का उद्देश्य था कि मतलब जो आम जनता हो गई, मतलब आम आदमी हो गए, खास करके जो निम्न मध्य वर्ग के लोग थे और निम्न वर्ग के लोग थे, तो उनकी कहानियों को बताना। ठीक है, तो इस आंदोलन का यही एक उद्देश्य था। और जो ये कमलेश्वर है ना, तो उन्हों मतलब समांतर कहानी आंदोलन के क्या है? प्रवर्तक हैं, या फिर आप जनक भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है, नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है तो किसका है? मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह कौन कौन सा है? नायक, खलनायक, विदूषक। फिर अगला है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसने कहा था, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। और देखिए, ये जो कहानी है उसने कहा था, वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। अगला सवाल है, वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है तो कौन है? विद्यासागर नौटियाल। देखिए, जो विद्यासागर नौटियाल हैं उनको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो मतलब इनको पहाड़ का प्रेमचंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो पहाड़ी लोगों का जीवन है, मतलब जो पहाड़ पर लोग रहते थे, तो उनके जीवन को बिल्कुल एकदम से प्रेमचंद की ही तरह सजीवता से और उनके संघर्षों को क्या किया है? अपने कहानी के माध्यम से उजागर किया है। तो इसीलिए उनको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। किसको? विद्यासागर नौटियाल को। ठीक है, अगला है, शेखर जोशी
ने अपने लेख गलता लोहा में सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। तो किस सामाजिक मुद्दे का? जातीय विभाजन। ठीक है, जातीय विभाजन का मतलब ये जो सामाजिक मुद्दा है जातीय विभाजन, वो शेखर जोशी ने अपने गलता लोहा में मतलब इसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर अगला है कफन कहानी का मुख्य पात्र है तो घीसू है। कफन आप सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद की मतलब कहानी है और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर अगला है दुलाई वाली कहानी लिखित है तो किसके द्वारा? बंग महिला के द्वारा। ठीक है, तो जो दुलाई वाली कहानी है बंग महिला की, तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यह भी सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक, फिर अगला सवाल है आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं तो गंगा प्रसाद बिमल। देखिए आ कहानी, देखिए ये जो मतलब आ कहानी आंदोलन है, गंगा प्रसाद बिमल इसके पुरस्कर्ता यानी कि जनक माने जाते हैं। तो यह आपके यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए जो आ कहानी है, आ कहानी भी आप इसको बोल सकते हैं और कहीं कहीं इसी को आ कथानक भी बोला जाता है, आ कथानक आंदोलन या फिर आ कहानी आंदोलन। ठीक है, तो देखिए ये जो गंगा प्रसाद बिमल है ये तो इसके हो गए जनक आ कहानी के, लेकिन इस आंदोलन के साथ एक आपके रविंद्र कालिया हैं और एक निर्मल वर्मा है जो कि प्रवक्ताओं के रूप में भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब आंदोलन हुआ है यह 1960 के दशक में जो नई कहानी मतलब थी, नई कहानी एक जो वो है तो उसके विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आ कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। किस लिए? नई कहानी के विरोध में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति है, किसकी है? क्षमा शर्मा की है। यह भी आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो 21वीं सदी का लड़का है क्षमा शर्मा का, तो यह आपका मतलब जो कह सकते हैं कि ये जो है एक धारावाहिक के रूप में दिखाया गया है, मतलब टीवी में दिखाया गया था इसको। कब से कब तक? तो 2006 दिसंबर 2006 से लेकर के जुलाई 2007 तक इसको सीक्वल वाइज, ठीक है, और कहानी धारावाहिक के रूप में दिखाया गया था 21वीं सदी का लड़का। ठीक है, फिर अगला है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? इंशा अल्लाह खां और इसका प्रकाशन वर्ष है 1803 ईस्वी। हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती हैं तो बंग महिला हैं। ठीक है, जो हिंदी की सबसे पहली महिला कहानीकार हैं तो वो किसको माना जाता है? तो बंग महिला को माना जाता है। और बंग महिला का मतलब मूल नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष। अगला सवाल है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है तो नई कहानी का। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं तो किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात। पूस की रात में हल्कू और मुन्नी मतलब पात्र हैं। ठीक है, फिर अगला है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं तो दूधनाथ सिंह हैं। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है तो कहानी, जो वोल्गा से गंगा है तो रचना विधा की दृष्टि से क्या है? कहानी है। और यह किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वोल्गा से गंगा 1943 में ये प्रकाशित हुई थी और राहुल सांकृत्यायन की ये कहानी है। ठीक, अगला है कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। तो यह आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, कौन सा? कविता की नई तारीख किसका है? काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र किशोर जायसवाल हैं। यह भी आपके 2021 में यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। फिर अगला सवाल है वध स्थल से छलांग लेखक की कहानी है तो किसकी है? ऋषिकेश सुलभ की। यह भी आपकी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये तीनों ही 2021 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर अगला है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह कथन दिया गया है तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन से। देखिए ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है
यह प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। और ये जो प्रेमचंद की कहानी है तो इसको इनकी सबसे पहली कहानी मानी जाती है, ठीक है। और यह 1907 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पर? एक उर्दू पत्रिका है ज़माना, ठीक है। तो उसमें पहली बार ये कहानी प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, जो ज़माना पत्रिका है, ज़माना नाम का जो पत्रिका है तो वह उर्दू है, ठीक है, उर्दू पत्रिका है, याद रखिएगा इसको। तो वो क्या कहते हैं कि जो खून का आखिरी कतरा है वह वतन की हिफाजत में गिरे तो वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, ठीक है। यह कौन मानता है? यह प्रेमचंद मानते हैं। अगला सवाल है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है तो कितनी है? 7 है। देखिए, जो परिंदे कहानियों का कहानी संग्रह है तो एक तो परिंदे आपका निर्मल वर्मा का है, ठीक है। परिंदे जो कहानी है संग्रह है वह निर्मल वर्मा का है, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो 7 कहानियां हैं वो कौन कौन सी है, आप लोग याद रखिएगा, या तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये भूले ना, क्योंकि हो सकता हो कि मतलब 7 कहानियों के नाम दे दें और मतलब आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे वो, ठीक है। तो वो 7 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, अंधेरे में तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे, ठीक है। परिंदे को मिला करके 7 कहानियाँ इस कहानी संकलन में है, ठीक। फिर अगला है, चंद्रदेव से मेरी बातें। हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। देखिए, जो चंद्रदेव से मेरी बातें है वो कहानी आपकी राजेंद्र बाला घोष की है, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष, और उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बंग महिला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिए कि राजेंद्र बाला घोष क्या कहा जाता है? उनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं कहानी, तो वह राजेंद्र बाला घोष की है, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, ठीक है। और यह जो इनकी कहानी है वह किस प्रकार की शैली में है? तो पत्रात्मक शैली में है। मतलब वहाँ पर आपकी जो बंग महिला हैं वो किससे बात करती हैं? सीधे चंद्रदेव से बातें करती हैं, ठीक है। तो पत्रात्मक मतलब चंद्रदेव के पास वो एक मतलब चंद्रदेव के लिए वो पत्र लिखती हैं, ठीक है। तो ये जो उनके बारे में एक कथन कहा गया है तो किसने कहा है? भवदेव पांडे ने कहा है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी का पात्र है तो किस कहानी की पात्र है? पत्नी। जो जैनेन्द्र की मतलब कहानी है पत्नी, वह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पत्नी किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की। और इसमें इसकी पात्र कौन है? सुनंदा। अज्ञेय की शरणदाता कहानी संबंधित है तो किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से। देखिए, जो अज्ञेय की शरणदाता कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है, ठीक है। 1958 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है शरणदाता। तो आप लोग याद रखिएगा किसकी कहानी है? अज्ञेय की कहानी है। और किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से, ठीक है। अगला सवाल है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है तो क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, जो तीसरी कसम इनकी कहानी है वह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये जो तीसरी कसम इनकी कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो वह नाम है मारे गए गुलफाम, ठीक है। मारे गए गुलफाम नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? तीसरी कसम को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है ना कि मारे गए गुलफाम नामक कहानी किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। और जो लाल पान की बेगम है वह 1957 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लाल पान की बेगम 1957 में और तीसरी कसम 1956 में प्रकाशित हुई थी और रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुकुल की बीवी रचना है निराला जी की, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है। जो ताई कहानी है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये भी एक आध दो बार आया है, ठीक है। तो ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। परिंदे कहानी लिखी है तो निर्मल वर्मा ने लिखी है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है, तो आप सभी लोग जानते हैं पूस की रात किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की है।
परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश की ये रचना है परमात्मा का कुत्ता, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। देखिए, जो ताई कहानी है और रक्षाबंधन, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपके कौशिक की रचना है। ठीक। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो प्रेमचंद ने डाली थी। याद रखिएगा कि जो हिंदी कहानी है, तो हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो प्रेमचंद ने डाली थी। अगला सवाल है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है तो क्या है? भारत पाक विभाजन। देखिए, एनवीएस पीजीटी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलबे का मालिक, तो ये जो मलबे का मालिक है वह मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 1956 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, यह भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है। फिर अगला सवाल है, घीसू और माधव कहानी के पात्र हैं तो कौन है? कफन। कफन प्रेमचंद की कहानी है, याद पता ही आप लोगों को। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन के हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है तो बग्गा साहब है। देखिए, आदमी का जो बच्चा है, आदमी का बच्चा, यह कहानी आपके यशपाल की है। ठीक है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो आकाशदीप। आकाशदीप आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये जो संवाद है, क्या स्त्री होना पाप है, तो यह संवाद एक मतलब चंपा, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है चंपा, तो उसका है। ठीक है, जो कि एक बंदी है। फिर अगला सवाल है, ममता कालिया का कहानी संग्रह है तो क्या है? मुखौटा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। गदल कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? रांगेय राघव। जक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। और त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं तो मन्नू भंडारी हैं। देखिए, जो मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है त्रिशंकु, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। त्रिशंकु कहानी संग्रह किसकी है? तो मन्नू भंडारी की है। ठीक है। सवाल है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है तो उषा प्रियंवदा की। देखिए, यह उषा प्रियंवदा की जो कहानी संकलन है जिंदगी और गुलाब के फूल, तो वह 1961 में प्रकाशित हुई थी। और देखिए, जो ये कहानी संग्रह मैंने बताया मन्नू भंडारी का त्रिशंकु, तो वह 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछता है। ठीक है। तो त्रिशंकु आपका 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मन्नू भंडारी का है। और जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? तो उषा प्रियंवदा का है, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी। ठीक। फिर अगली कहानी है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है तो क्या है? ग्रामीण जीवन की सरसता। ठीक है। रेणु की कहानियों की जो मुख्य विशेषता रही है वह ग्रामीण जीवन की सरसता रही है, यानी कि जो ग्रामीण गांव का जीवन होता है बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सादा सिंपल सा होता है, तो वही उनके कहानियों की विशेषता रही है। ठीक है। रेणु इनका पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिर अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए, ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय हिंदी की जो मतलब हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी माना जाता है इसको। किसको? 11 वर्ष का समय को। ठीक है। और यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। फिर अगला है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं तो निर्मल वर्मा है। याद रखिएगा, यह आपके डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। धूप का टुकड़ा किसकी कहानी है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला सवाल है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है तो हामिद है। प्रेमचंद्र का ईदगाह कहानी है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसे। इसका जो पात्र है हामिद, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है। हार की जीत कहानी के रचयिता है तो कौन है? सुदर्शन है। नहकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो गुंडा। देखिए, जो गुंडा कहानी है वह जयशंकर प्रसाद की है, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। गुंडा कहानी 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और याद रखिएगा, यह जो क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद की जो एक कहानी है, कहानी संग्रह है आकाशदीप, तो उसमें ये कहानी संकलित है। ठीक है। गुंडा इनके आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक। फिर अगला है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया तो किसको? सरस्वती पत्रिका ने। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व किसने दिया था? तो सरस्वती पत्रिका ने दिया था। फिर अगला सवाल है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं,
समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश उद्धृत है तो किसमें? उसने कहा था कहानी से। ठीक है, उसने कहा था कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी है और उसी से यह गद्यांश उद्धृत है, मतलब ये गद्यांश उसी कहानी से लिया गया है। ठीक, फिर अगला है परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? तो नामवर सिंह है। जो नामवर सिंह है उन्होंने नई कहानी की शुरुआत किससे मानी है? तो परिंदे कहानी से मानी है। ठीक है, अगला सवाल है विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन उद्धृत है तो कफन कहानी से। देखिए ये जो कथन दिया गया है ना, तो उसकी मतलब जो कफन कहानी है तो उसमें जो गरीबी है, गरीबी का चित्रण बखूबी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो कफन कहानी आपका प्रेमचंद की है। ठीक है, फिर अगला है जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन उद्धृत है गिला कहानी से। देखिए जो गिला कहानी है वह भी आपके मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो कि 1930 के दशक में लिखी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। लेकिन जो ये कथन दिया गया है ना कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। तो ये जो है दिया है इनका जो कथन है वो तो आज के समय में भी संभव नहीं है। देखिए लड़कियों की शिक्षा आज के ज़माने में बहुत आगे तक है। सब लोग, सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, मतलब अच्छी अच्छी शिक्षाएं ले रही हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां पा रही हैं, लेकिन दहेज कई गुना बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा शिक्षा, जितना ज़्यादा ज्ञान, उतना ज़्यादा दहेज, है ना? ऐसी बात है ना? तो हमको तो नहीं लगता कि दहेज की प्रथा कम हुई है, बल्कि पहले के ज़माने से और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर आता है कानों में कंगना, कहानी के लेखक हैं तो कौन है? राधिका रमण प्रसाद जी। ओसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं तो भगवान दास हैं। देखिए जो आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। तो प्लेग की जो चुड़ैल है 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्लेग की चुड़ैल कब प्रकाशित हुई थी? 1902 ईस्वी में। और रचनाकार कौन है? भगवान दास हैं। ठीक, फिर अगला है आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप आपके जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, यूपी पीजीटी में आया हुआ सवाल है ये। फिर अगला है अकेली कहानी में मुख्य पात्र हैं तो कौन है? सोमा बुआ। देखिए ये जो सोमा बुआ है ना, तो मतलब ये सोमा बुआ एक अकेली और परित्यक्ता महिला है। तो उन्हीं की कहानी पर, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये कहानी है अकेली। ठीक है, तो अकेली आपकी मन्नू भंडारी की कहानी है, 2006 में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपके यूपी पीजीटी में ये सवाल आ चुका है। ठीक, अकेली कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की। और प्रकाशन वर्ष क्या है? 2006। किस पर आधारित है? इसकी मुख्य पात्र कौन है? सोमा बुआ है। इनके जीवन पर आधारित, सोमा बुआ के जीवन पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, अगला सवाल है नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है तो पत्थर गली है। जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है अमरकांत का। देखिए जिंदगी और जोंक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह अमरकांत की कहानी है। ठीक है, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है तो कौन कौन से है लेखक त्रय के रूप में? जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी, अज्ञेय। देखिए जो मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय यानी कि जो 3 लेखक हैं मनोविश्लेषणवादी हैं वो कौन कौन से हैं? जैनेन्द्र हैं, इला चंद्र जोशी हैं और अज्ञेय हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके केवीएस पीजीटी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है तो वह कहानी वापसी है। देखिए ये जो कहानी है वापसी, इसमें गजाधर बाबू नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो 30 साल स्टेशन की नौकरी करने के बाद जब अपने घर वापस आते हैं तो उनके परिवार में उनकी क्या स्थिति रह जाती है, उनकी क्या जगह रह जाती है, तो उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो वापसी कहानी आपकी उषा प्रेमवदा की है। ठीक है, 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। तो याद रखिएगा जो कहानी है वापसी वह उषा प्रेमवदा की है। और एक और वापसी नाम की रचना है, लेकिन वो कहानी ना होकर के क्या है?
उपन्यास से, ठीक है। तो याद रखिएगा, वापसी नाम का एक उपन्यास है जो कि गुलशन नंदा की है, और इसमें जो उपन्यास है ना, तो उसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जो बचपन में ही बिछड़ जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वापसी गजाधर बाबू वाली जो वापसी है उषा प्रेमवदा की वह कहानी है, और जो गुलशन नंदा की वापसी है वह उपन्यास है, ठीक है। फिर अगला है तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो बादलों के घेरे में। देखिए, जो बादलों के घेरे रचना है वह कृष्णा सोबती की है, 1980 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें मन्नू की कथा है जो कि तपेदिक की मरीज है, ठीक है। फिर अगला है बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन है राजा निर्बसिया कहानी का। देखिए, जो राजा निर्बसिया कहानी है वह कमलेश्वर की है, 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, मतलब प्रकाशित हुई थी ये कहानी राजा निर्बसिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बसिया, ठीक है। तो देखिए, जो ये मतलब ये जो कथन दिया गया है, तो इसमें यह दर्शाया गया है कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं मतलब संवेदना, कोमलता आप उसको बोल सकते हैं, या फिर मानवता बची रहती है, ठीक है। तो मतलब जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में वो जाग जाती है, ठीक। मतलब इंसान बाहर से कितना भी कठोर हो, कितना भी वो निष्ठुर हो, लेकिन कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिससे उसके अंदर की जो मानवता है, उसकी जो संवेदना, कोमलता है, वो जागृत हो जाती है, ठीक है। तो राजा निर्बसिया से ये कथन लिया गया है। अगला सवाल है वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। देखिए, इसमें क्या दिया है कि वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है, तो भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। देखिए, जो भोलानाथ का जीव कहानी है, तो वह हरिशंकर परसाई की है, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और जामुन का पेड़ आपके कृष्णचंद्र नाम के एक रचनाकार हैं जिनकी ये कहानी है, ठीक है, जो कि लगभग 20वीं सदी के मध्य में, मतलब 20वीं शताब्दी के मध्य में लिखी गई थी। इसका प्रकाशन वर्ष मतलब कहीं पर ऐसे सटीक नहीं बताया गया है जामुन का पेड़, तो लेकिन इन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में इसकी रचना की थी। जामुन का पेड़ किसका है? कृष्णचंद्र का, और भोलानाथ का जीव किसका है? हरिशंकर परसाई का, 1950 में इसका प्रकाशन वर्ष है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही कहानियां आपके भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं, वे कौन कौन सी हैं? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी है, और इसी तीनों कहानियों से वो आजीवन अमर हो गए, समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो कौन कौन सी कहानियां हैं? सुखमय जीवन, इसका सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धू का कांटा, तो जो ये बुद्धू का कांटा है, तो ये इनकी कहानी जो है 1911 से 1915 के बीच में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसका मतलब एक सटीक डेट नहीं दिया गया है, तो 1911 से 1915 के बीच में इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला है उनका कहानी उसने कहा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लहना सिंह वाली कहानी है ये, तो आप लोगों ने भी इसको पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो पढ़ लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी है, ठीक है। तो उसने कहा था इनकी 1915 में प्रकाशित हुई थी, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी 3 कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। फिर अगला सवाल आता है तिरछ पाल मोगरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है, ठीक है। उदय प्रकाश की कौन कौन सी कहानियां हैं? तिरछ पाल मोगरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास। इसको देखिए, उदय प्रकाश की कहानी है, इस पे एक ऐसे हम लोग ट्रिक इसको बना दें कि एक मोहनदास का लड़का, ठीक है, एक मोहनदास, मोहन नाम का, मोहनदास क्या, मोहनदास बोल दीजिए या मोहन बोल दीजिए, तो मोहनदास नाम का एक लड़का अपने मोगरा के स्कूटर पे बैठकर तिरछी नज़रों से पीली छतरी वाली लड़की को देखता है। मतलब ये जो ट्रिक बनी इतनी लंबी बन गई है,
कि आप लोग इसको नॉर्मली ही ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन बस ऐसे ही एक कहानी के रूप में कि मोहन नाम का एक लड़का अपने स्कूटर पे बैठकर तिरछी नज़रों से पीली छतरी वाली लड़की को क्या करता है, देखता है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी है? ये सारी कहानियाँ उदय प्रकाश की है। ठीक, अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक है तो लहना सिंह है। मैंने पहले बताया आपको, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी, लहना सिंह की कहानी है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने अगर ना पढ़ा हो तो इसको पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है। ठीक, अगला सवाल है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, यह आपकी यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, प्रेमचंद की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो वह कौन सी कृति है? सोजे वतन। देखिए, सोजे वतन प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, और सोजे वतन का अर्थ मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है देश का मातम। ठीक है, याद रखिएगा, सोजे वतन का अर्थ क्या है? देश का मातम। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सोजे वतन में ऐसा क्या था कि उस कृति को मतलब उस रचना को, प्रेमचंद की इस कहानी को उन लोगों ने, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो आप लोग मतलब जान लीजिए कि ये जो इनकी रचना थी ना, सोजे वतन, तो इसमें उन्होंने जो ब्रिटिश शासन था, मतलब अंग्रेजों का जो शासन था, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी प्रेमचंद ने, और अपने देश प्रेम की मतलब भर भर के, मतलब देश के, अपने देश से प्रेम के प्रति भर भर के मतलब बातें लिखी थी उसमें। तो इससे मतलब अब अंग्रेजों के सामने कोई अपने मतलब भारत देश की कोई बड़ाई करेगा तो उनसे बर्दाश्त होगा नहीं ना। तो इसीलिए ये जो अंग्रेज थे ना, तो इनकी इस कृति को जब्त कर लिए थे, मतलब उसको जला डाले थे, उनकी जितनी प्रतियां थी वो सब जला डाले थे वो लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक और जरूरी बात कि जब सोजे वतन उन्होंने लिखा था प्रेमचंद ने, तब तक उनका नाम केवल नवाब राय था। ठीक है, सोजे वतन की कृति मतलब सोजे वतन की जब उन्होंने रचना की थी या लिखी थी, तब तक उनका नाम नवाब राय था। और इस घटना के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रखा? प्रेमचंद। ये भी सवाल बन सकता है ना कि प्रेमचंद ने अपना नाम प्रेमचंद कब रखा? तो सोजे वतन की ये जो घटना हुई थी उसके बाद ही इन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदल करके प्रेमचंद रखा। महत्वपूर्ण है इसलिए बता रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते एकदम दिमाग यूँ ऐसा हो जाता है, इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं कहानियाँ 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 कि क्या बताऊँ। आप लोग भी आई थिंक बोर ही हो रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, बोर मत होइए, एग्ज़ाम पास में है, अच्छे से पढ़िए, मन और ध्यान मतलब पूरा एकाग्रित करके आप लोग पढ़िए। ठीक है, फिर अगला है सफ़ेद कौवा। कहानी के लेखक हैं तो कौन है? मंजुल भगत हैं। यह भी आपकी यूपी टीजीटी 2002 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सफ़ेद कौवा किसकी कहानी है? मंजुल भगत की कहानी है। दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ तो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। यह भी आपकी यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। और देखिए, याद रखिएगा कि जैनेन्द्र की जो पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी 1929 में, उसका नाम था फांसी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या थी? जो जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह थी फांसी थी, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर अगला है राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं तो कौन है? कमलेश्वर हैं। राजा निर्बसिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर की कहानी है। अगला सवाल है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है तो प्रेमचंद के द्वारा। ओल्गा से गंगा रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। देखिए, जो दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा की, वह 2002 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो नासिरा शर्मा की दूसरा ताजमहल 2002 में प्रकाशित हुई थी, यह इनकी कहानी संग्रह है। यह भी आपके यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ सवाल है। ठीक, फिर अगला है गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है? तो 100। क्या है? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित जो मनोहर कहानी है उसमें 100 कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है, अगला है कामरेड का कोट कहानी के लेखक है तो सृंजय। याद रखिएगा, यह आपके नेट में 2 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कामरेड का कोट किसकी कहानी है? तो सृंजय, इनका नाम ही है सृंजय, संजय मत समझिएगा, सृंजय। ठीक है, फिर अगला है अरुण और मधुलिका
किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार कहानी। देखिए जो पुरस्कार कहानी है वह जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। और इनकी जो एक क्या नाम है, छाया नाम की कहानी संग्रह है, कहानी संकलन है, तो उसमें ये कहानी शामिल है। कौन सी? अरुण और मधुलिका, ठीक है। सॉरी, पुरस्कार। अरुण और मधुलिका तो इस कहानी के पात्र हैं और पुरस्कार कहानी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है। और छाया, इनकी जो छाया कहानी संकलन है उसमें ये शामिल है। और याद रखिएगा कि जो छाया का प्रकाशन वर्ष है वो 1912 है। पुरस्कार का जो प्रकाशन वर्ष है वो स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है, लेकिन छाया का प्रकाशन वर्ष 1912 है और उसी में ये कहानी संकलित है, पुरस्कार, ठीक है। फिर अगला सवाल है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो काठ का सपना नहीं है। काठ का सपना आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। काठ का सपना किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और भीष्म साहनी का नाम आया है तो इनकी कुछ कहानी संग्रह महत्वपूर्ण हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा। जैसे हो गई भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, शोभा यात्रा, ठीक है। तो ये सब इनकी कहानी संग्रह है, किसकी? भीष्म साहनी की। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भीष्म साहनी है उनकी जो सबसे पहली कहानी संग्रह है वह भाग्य रेखा है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और काठ का सपना किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगला सवाल है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह है तो नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। देखिए जो जैनेन्द्र कुमार की ये सब कहानी संग्रह है तो नीलम देश की राजकन्या जो है इनका 1933 ईस्वी में आया था, और पाजेब जो है वह 1942 में प्रकाशित हुई थी, और वातायन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वातायन का प्रकाशन वर्ष है 1930, पाजेब का है 1942 और नीलम देश की राजकन्या 1933। ये सब जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपके यूजीसी नेट में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। फिर अगला है, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं सदी में। 19वीं सदी में कहानी का विकास हुआ था, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस का साण कहानी की रचना की है तो किसने की है? उदय प्रकाश ने की है। यह भी आपके नेट में पूछा गया सवाल है और एक बार आपके यूपी पीजीटी में भी आ चुका सवाल है। वारेन हेस्टिंगस का साण उदय प्रकाश की रचना है, ठीक है। फिर अगला है, अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है तो क्या है? बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। देखिए यह आपके नेट में पूछा गया सवाल है। इस तरह के जो अनुक्रम वाले सवाल पूछे जाते हैं अक्सर करके नेट में पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी कहानियां दी हैं सब अलग अलग राइटर हैं इसके। तो देखिए जो बुद्धू का कांटा है वह 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं। पूस की रात सभी लोग जानते हैं, प्रेमचंद की कहानी है, 1930 में प्रकाशित हुई थी। पत्नी जैनेन्द्र की कहानी है, 1930 में प्रकाशित हुई थी। और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, यह 1960 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो यही इसका अनुक्रम है। फिर अगला सवाल है, ए लड़की रचना किसकी है? तो कृष्णा सोबती की रचना है। कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कव्वे और काला पानी, तो यह निर्मल वर्मा की कहानी है, ठीक है। अगला सवाल है, मैं बोरशा इल्ला का रचना है महुआ माझी का। क्या रचना है महुआ माझी की? मैं बोरिशा इल्ला, मैं बोरिशा इल्ला। यह रचना किसकी है? महुआ माझी की रचना है। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह है तो शिव प्रसाद सिंह की है, ठीक है। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। देखिए जो एक प्लेट सैलाब है वह 1968 ईस्वी में आई थी और इसकी जो लेखिका है मन्नू भंडारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। क्या है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो चित्रा मुग्दल का है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे है। फिर अगला है, ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सतह से उठता आदमी की विधा है, क्या है? कहानी। सतह से उठता आदमी आपका मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा आप लोग। तो सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की रचना है जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। फिर अगला है,
समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है तो क्या है? कैलाश सक्सेना। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। देखिए, समांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता हैं यानी कि जो जनक हैं कमलेश्वर, उनका मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना है। एग्जाम में ये सवाल भी आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना है। और इसी से एक प्रश्न और क्या बनता है कि ये समांतर कहानी के क्या हैं? पुरस्कर्ता हैं यानी कि जनक हैं। अगला सवाल है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो देखिए, जो मतलब ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है एक, क्या नाम है? मारे गए गुलफाम, ठीक है। मारे गए गुलफाम उनकी एक जो कहानी है, तो उसी पर एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम, ठीक है। 1966 में ये फिल्म आई थी। तो याद रखिएगा किस पर बनी थी? मारे गए गुलफाम की कहानी जो इनकी है फणीश्वर नाथ रेणु की, उस पर बनी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। कफन किसकी रचना है? प्रेमचंद की, आप सभी लोग जानते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, ठीक है। और देखिए, अभी मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी देर के पहले आपको बताया कि नवाब राय इनका तब तक नाम था जब तक कि इनका सोजे वतन जो क्या है कहानी है वो नहीं आई थी, ठीक है। सोजे वतन जब इन्होंने रचना लिखी, उसके बाद जो वो कहानी घटना घटी थी उनके साथ, उसके बाद से इन्होंने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लिया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं। तो कौन है? शिव मूर्ति। देखिए, जो कसाई बाड़ा है वह 1980 ईस्वी में आई थी, ठीक है। बंग महिला का असली नाम था, क्या था? राजेंद्र बाला घोष। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बंग महिला है उनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ सवाल है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। अब देखिए क्या दिया है, इंदुमती। इंदुमती एक हिंदी की कहानी है, ठीक है। और यह किसकी? देखिए, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। तो इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। और यह किसकी छाया मानी जाती है? तो टेम्पेस्ट की। अब देखिए, टेम्पेस्ट क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, जो टेम्पेस्ट है वह आपके विलियम शेक्सपियर की एक नाटक है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है। क्या लिखी है? टेम्पेस्ट, ठीक है। तो किसका है? विलियम शेक्सपियर का। तो मतलब जो कुछ विद्वान जो मतलब इंदुमती को इसकी छाया इसलिए मानते हैं क्योंकि जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना है कि जो ये कहानी है, तो इस कहानी में कुछ तत्व, मतलब जो इंदुमती कहानी है तो इस कहानी में कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि विलियम शेक्सपियर की नाटक टेम्पेस्ट से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्पेस्ट इनका नाटक है और इंदुमती जो कहानी है, इन दोनों में ही प्रेम मतलब प्रेम कहानी है, ठीक है। तो इन दोनों की जो मतलब कहानी के जो तत्व होते हैं तो थोड़े से सिमिलर हैं, तो इसीलिए इसको इसकी छाया माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आई होप अच्छे से मैं समझा पाई होंगी आप लोगों को ये बात। अगला सवाल है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है तो एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी आपके माधवराव सप्रे की कहानी है, 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही अच्छी कहानी है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ी है, और अगर ना पढ़ी हो तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िए। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग 300, ठीक है। अगला सवाल है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है, यानी कि जो प्रसाद की गुंडा कहानी है उसमें किस इतिहास के युग का चित्रण किया गया है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय का चित्रण इसमें किया गया है, किसमें? गुंडा कहानी में, ठीक है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदल कहानी में। देखिए, जो राजस्थान की परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदल कहानी में। देखिए, ध्यान रखिएगा, गदल है, इसको गदर मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो गदल कहानी में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो राजस्थानी परिवेश में जो प्रेम होता है उसका अभिव्यक्ति किया गया है। तो जो गदल है वो रंगे राघव की कहानी है, 1957 ईस्वी में आई थी, यानी कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। ठीक है। अगला सवाल है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी बहुत ही अद्भुत है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। फिर अगला सवाल है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दया नारायण। फिर अगला सवाल है, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह अंश लिया गया है कहाँ से? गुल्ली डंडा कहानी से। देखिए, जो गुल्ली डंडा कहानी है वह प्रेमचंद की है, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो अंश लिया गया है वह गुल्ली डंडा कहानी से लिया गया है। अगला सवाल है, प्रेमचंद जी की वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह है। फिर अगला सवाल आता है, और देखिए जो इनका ईदगाह है ना, तो यह आपके 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। महत्वपूर्ण है इसलिए बता रही हूँ, याद रखिएगा। ईदगाह प्रेमचंद की रचना है, यानी कि कहानी है, बाल चरित्र पर आधारित है, 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और चांद पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा इस बात को। फिर अगला है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी है। ठीक है। अब देखिए, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की कहानी है। याद रखिएगा, 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है। फिर अगला है, जैनेन्द्र कुमार कृत कहानी है पाजेब। पाजेब 1942 ईस्वी में आई थी। ठीक है। जैनेन्द्र की ये कहानी है। शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम होता है? अमीना नाम होता है। ठीक है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है, क्या नाम है उसका? बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद की जो तीसरे दौर की कहानियां हैं वह किस श्रेणी में आती हैं? तो यथार्थवादी में आती हैं। फिर अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो उसने कहा था अगर जो लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़े, एक प्रेम कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है? तो उसने कहा था, और किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला सवाल है, ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूकने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। यह पंक्तियाँ प्रेमचंद के किस कहानी से ली गई है? तो नशा कहानी से ली गई है। ठीक है। तो देखिए, जो ये नशा कहानी है प्रेमचंद की, वह 1947 में प्रकाशित हुई थी और इनका एक कहानी संग्रह है, प्रेमचंद का ही एक कहानी संग्रह है, मानसरोवर। तो मानसरोवर इनके कई भाग में प्रकाशित हुए हैं। तो मानसरोवर भाग 1 में ये जो नशा कहानी है उसमें ये कहानी मिलती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1947 की ये कहानी है, नशा किसका है? प्रेमचंद का। ठीक है। और जो इनका मानसरोवर कहानी संग्रह है वह 1948 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर अगला है, वह कहानी जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा है, तो लंदन की एक रात है। जानवी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो कहानी है। ठीक है। अगला सवाल है, सिक्का बदल गया कहानी है, तो कृष्णा सोबती की कहानी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की है। तो इसी प्रश्न के साथ, इसी उत्तर के साथ आज की जो हम लोग की चर्चा हो रही थी कहानी की प्रश्नोत्तरी जो हो रही थी वो समाप्त होती है। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कहानीकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब जितनी भी प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और एक लोग का कमेंट आया था, तो वो बोल रही थी कि मैम कुछ ऐसी बातें करिए जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे।
मतलब थोड़ा हंसी मजाक टाइप का। तो मैं भी बस सीरियसली पढ़ते जाती हूँ, ठीक है। तो बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये हंसी मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इस समय पढ़ाई को आप बहुत ही सीरियसली लीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर सब लोग लेके आइए। उसके बाद तो हंसी मजाक चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो बढ़िया से इसको पढ़िए। अब कल की क्लास में हम लोग निबंध से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी पूछी गई है कब विगत वर्षों में, तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी कहानी वाली जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग उसे भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।